प्यारे बच्चों, नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था महा वायुमंडल में जल। उस अध्याय में आपको बताया गया था कि हमारे वायुमंडल में जो जो जल है, तरल रूप में है, द्रव रूप में है या ठोस रूप में है, वो हमारी पृथ्वी पर किस प्रकार आता है। वर्षण के रूप में आता है, स्नोफॉल के रूप में आता है, बौछारों के रूप में आता है, वर्षा के प्रकार बताए थे। अब जो हमारा अध्याय है, ये है महासागरीय जल। इसमें आपको महासागरीय जल के बारे में बताया जाएगा और महासागरों की जो स्थिति है, जैसे हमारे जो पृथ्वी है ना, जो पृथ्वी के ऊपर हम सरल खंड पर रह रहे हैं, इस पर किस प्रकार की आकृतियां पाई जाती है और महासागरों में किस प्रकार की आकृतियां पाई जाती है, उसके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अब ये इसमें आपको बताया गया है कि हमारी पृथ्वी सौर मंडल पर जितने भी ग्रह है, सूर्य, सबको मिलाकर हमारी पृथ्वी पर ही क्या है, पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इस जल की प्रचुर मात्रा के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। इस बात को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। उसके बाद है जलीय चक्कर। जल का चक्कर चल रहा है। जल एक चक्रीय संसाधन है। जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग पुनः प्रयोग किया जा सकता है, जिसका उपयोग बार बार किया जाता है। जल एक चक्कर के रूप में महासागर से धरातल और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। एक चक्कर चल रहा है कि देखो, जल क्या है, महासागरों में है। महासागरों जल वाष्पीकरण द्वारा वहां पर आता है, फिर बारिश के द्वारा क्या है, धरातल पर पहुंचता है, फिर धरातल से नदियों के द्वारा क्या वापिस महासागरों में पहुंच जाता है। जलीय चक्कर, जो जल चक्कर है, जल चक्कर पृथ्वी पर, इसके नीचे, पृथ्वी के ऊपर भी, पृथ्वी के नीचे भी, पृथ्वी के वायुमंडल में, वायुमंडल के संचलन की व्याख्या करता है। जलीय चक्र क्या करता है, पृथ्वी के ऊपर जल, पृथ्वी के नीचे जल और वायुमंडल में जल संचलन की, जो जल का संचलन हो रहा है, धरातल पर आ रहा है, वापिस महासागर में जा रहा है, महासागर में फिर वायुमंडल में आ रहा है, वायुमंडल से फिर बारिश के माध्यम से धरातल पर आ रहा है, धरातल से फिर नदियों के माध्यम से कहा जा रहा है, महासागरों में जा रहा है। इसकी क्या करता है, व्याख्या करता है। जलीय चक्र है करोड़ों वर्षों से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन इसी पर निर्भर करता है। वायुमंडल के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के लिए, अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक है। जो हमारा जो पृथ्वी है, वायु के बाद जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है जीवन के लिए। अगर जल नहीं होगा तो जीवन की हम संकल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है, जबकि बहुत से क्षेत्रों में यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों, अर्थात पहले ही बताया था, विभिन्न रूपों में है जल। गैस के रूप में है, तरल के रूप में है, ठोस के रूप में है। जल का परिसंचरण है, इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधोसतल स्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से है। जल क्या है, पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के ऊपर है और जीवों के लिए महत्वपूर्ण एक संसाधन है। देख लीजिए, जल चक्र को बताया गया महासागरों से कैसे जल वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में जा रहा, फिर संघनन के द्वारा क्या होती है, वर्षा होती है, फिर वर्षा से क्या है, समुद्र, धरातल पर जल आता है, फिर धरातल से जल कहाँ चला जाता है, वापिस किस में चला जाता है, समुद्रों में चला जाता है। इस प्रकार से क्या एक चक्कर बना रहता है। इसे क्या कहते हैं, जल चक्कर कहते हैं या जलीय चक्कर कहते हैं। इसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। कई बार आता है कि जलीय चक्कर क्या है, वही महासागरों से जल किस पर आ रहा है, भूमि पर आ रहा है, भूमि से फिर क्या वापिस जल महासागरों में जा रहा है। हमारी जो पृथ्वी पर जल है, जो 71% भाग है ना जल का, जो पृथ्वी पर 71% जल है वो महासागरों में। शेष जल कहाँ है, शेष जल हमारे नदियों में है, हिमानियों में है, हिमटोपियों में है, भूमिगत जल भूमि के अंदर है, मृदा में है और वायुमंडल, सरिताएं, सरिताएं मतलब नदियों में, जीवों में और जीवों में संग्रहित है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीनकरण योग्य जल निश्चित मात्रा में है, जबकि मांग तेजी से बढ़ रही है। आप देख रहे हो, जल की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कई स्थान ऐसे भी जहां पर जल के संसाधन खत्म हो चुके हैं या खत्म होने के कगार पर है। इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक एवं कालिक दोनों रूप में जल का संकट पैदा हो जाता है। नदी जल के प्रदूषण, आजकल आप देख रहे हो नदी जल का प्रदूषण भी बड़ी गंभीर समस्या है। दिल्ली में आप देखोगे तो यमुना नदी है, यमुना नदी के अंदर
औद्योगिक कूड़ा करकट या अन्य प्रकार का जल भी क्या है, नाला ही। अब देखिए वजीराबाद के पास उसमें यमुना में डाल दिया गया है। बड़ा गहरा संकट है जल प्रदूषण। आप जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं तथा जल की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि कैसे कर सकते हैं? हमें सोचना है कि हम जल को किस प्रकार बचा पाते हैं और हमें जल को बचाना चाहिए, ये आवश्यक है। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे के इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भागों को 5 महासागरों में विभाजित किया है। जैसे हमारे 7 महाद्वीप है, 5 महासागर है। महासागर देख लीजिए कौन कौन से: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर एवं आर्कटिक महासागर जो बर्फ से ढका हुआ है। अनेक समुद्र है, खाड़ियां हैं, गल्फ है, अन्य निवेशिकाएं हैं। इन 5 बड़े महासागरों के भाग है। ये भी क्या है, गल्फ है, खाड़ियां महासागरों के अंदर ही है। महासागरीय अधः स्थल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महासागरों के जल के नीचे की भूमि अर्थात महासागरीय अधःस्थल भूमि पर पाए जाते हैं जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि महासागरों के नीचे जो भूमि है उसके बारे में, उनके लक्षणों के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए उसका अध्ययन करते हैं। हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, महासागरीय अधःस्थल का विभाजन। एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे मान लेते हैं ये महासागर है, ये हमारे महाद्वीप थे। महाद्वीप मैंने बताया था सतलखंड भाग जिस पर मनुष्य रह रहे हैं उसको महाद्वीप कहते हैं। पानी के बड़े भाग को क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। अब देखिए ये महाद्वीप था, अब यहाँ से शुरू हो रहा है महाद्वीपीय शेल्फ। अब इनके बताया गया कि इसको महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। इसको महाद्वीपीय शेल्फ क्यों कहा है, क्योंकि महाद्वीप का भाग है। फिर आगे महाद्वीपीय ढाल स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये पानी महाद्वीपों को डुबाए हुए है। ढाल शुरू हो जाती है, आगे गंभीर सागरीय मैदान शुरू हो जाते हैं। सागरीय मैदान, क्योंकि सागरों के अंदर भी बड़े बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े मैदान है, बहुत सारी कटके हैं, पहाड़ियां है समुद्रों के अंदर, महासागरों के अंदर टीले है, नगमीन द्वीप है, खाड़ियां है, खंड है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पहले ही बताया था मैंने, महाद्वीपों के बारे में आपको पता होना चाहिए और महासागरों के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपों के भाग, चलो देखते हैं। महासागरीय अधःस्थल मतलब महासागर का जो भाग है को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है: महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान और महासागरीय गंभीर। इस विभाजन के अतिरिक्त महासागरीय तली पर कुछ बड़े छोटे उचावच मतलब उसके सथल समझी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कटक हो गई, कटके हो सकती है, बीच में अगल उनको अलग अलग करने वाले, पहाड़ियां हो सकती है, समुद्री टीला हो सकता है, निगमन द्वीप हो सकते हैं, खाइयां हो सकती है, वह खंड आदि पाए जाते हैं। देख लीजिए महाद्वीपीय शेल्फ क्या होता है। मैंने आपको बताया था महाद्वीप भाग, महासागर शुरू होते थे, ये ऊपर वाला किनारा। महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है। सीमांत मतलब अंतिम सीमा होती है ना, जो यहाँ पर ये समाप्त हो रहा है महाद्वीप, तो इसका ये महासागर शुरू हो रहे हैं, तो इसका अंतिम भाग जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों और खाड़ियों से घिरा होता है, यह महासागर का सबसे उथला मतलब कम पानी वाला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री मतलब ढाल कम होती है ना। जैसे आप किसी तालाब में या जोड़ में जाएंगे तो पहले आप धीरे धीरे करके उतरेंगे ना, आपको ढाल उसकी कम मिलेगी, फिर धीरे 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 आप नीचे जाएंगे तो आपको क्या है, उसकी गहराई ज्यादा होती मिलेगी। प्रवणता 1 डिग्री या उससे कम होती है। इस शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल वाले होते हैं, जिसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। महाद्वीपीय शेल्फों की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है। महासागरीय शेल्फ की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। कुछ सीमांतों के साथ शेल्फ नहीं होते, अत्यंत संकीर्ण होते हैं, जैसे कि चिली के तट। चिली जो दक्षिणी अमेरिका है उसके यहाँ चिली है, चिली का तट जो प्रशांत महासागर है उसका बता रहा है। संकीर्ण मतलब चौड़े, वो कम, बीड़े मतलब अत्यंत संकीर्ण है, जैसे कि चिली के तट, सुमात्रा के पश्चिमी तट इत्यादि पर। इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व का सबसे बड़ा है।
जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। शेल्फ की गहराई भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ अक्षेत्रों में यह 30 मीटर और कुछ अक्षेत्रों में यह 600 मीटर गहरी होती है। महाद्वीपीय शेल्फों महाद्वीपीय शेल्फों पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। ये अवसाद भूमि से नदियों, जो अवसाद होते हैं ना, जो नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर जो भी लेकर आती है उसको अवसाद कहते हैं। ये अवसाद भूमि से नदियों, हिम नदियों बर्फ की नदियां, पवन द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों द्वारा, धाराओं द्वारा वितरित किए जाते हैं। तरंग, वो हवाएं या कुछ हिम नदियां कुछ लेके आई अवसाद को, फिर क्या तरंगे इनको वापिस फेंक देती है। ठीक है ना, इसको वितरित कर देते हैं। महाद्वीपीय शेल्फों पर महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त सतुल तलछटी अवसाद जीवाश्म ईंधनों के स्रोत बनते हैं। ये महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में बताया था, आपको पता नहीं चाहिए महाद्वीपीय शेल्फ क्या है। देखो जैसे इसमें दिखाया गया है, ये महासागर है, ये महाद्वीपीय शेल्फ है। धीरे धीरे नीचे शुरू हो रही है, फिर नीचे नीचे समुद्र का पूरा भाग दिखाया गया है। महाद्वीपीय ढाल क्या है, देख लीजिए। महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है। आगे महासागर शुरू हो जाता है, ये महाद्वीपीय शेल्फ है, इनको दोनों को जोड़ती है। इसकी शुरुआत वहां से होती है जहां महाद्वीपीय शेल्फ की लंबी तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। अब आगे आप जितने नीचे जाओगे ना, ढाल प्रवणता ज्यादा हो जाती है, कि मतलब ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 मीटर एवं 3000 मीटर के बीच होती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों के समाप्ति को इंगित करता है। महाद्वीपों का जो है ना किनारा ढाल का, वो कहता है कि अब महाद्वीप खत्म हो गए। महाद्वीप जहां पर सतलखंड को क्या कहते हैं, महाद्वीप। इसी प्रदेश में कैनियन एवं खाइयां दिखाई देती है, जो अंदर महासागरों के अंदर गहरी गहरी खाइयां ना, जैसे हमारी पृथ्वी पर जहां हम रह रहे हैं सतलखंड पर गहरी गहरी खाइयां हैं, ऐसे ही समुद्रों के अंदर भी गहरी गहरी खाइयां हैं जिन्हें कैनियन कहते हैं। अब गंभीर सागरीय मैदान को देख लीजिए। गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र है। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग है। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृतिका, मिट्टी व गाद से ढके होते हैं। जब आप समुद्रों के अंदर आप देखेंगे, कई बार आप टीवी पर देखते हैं, कुछ जो समुद्रों के अंदर जो लोग जाते हैं, कुछ मच्छी वगैरह या कुछ पकड़ते हैं, मछलियां या कुछ, आप देखोगे उसका सपाट आपको मैदान दिखाई देंगे। कई बार हमारे जब हम कुछ चलाते हैं ना रील वील से, उसमें भी आ जाता है कि उसमें व्यक्ति नीचे गया है और कुछ पकड़ रहा है, तो दिखाई दे देता है। फिर देखिए महासागरीय गर्त मतलब खाइयां, उन खाइयों को हम पढ़ रहे हैं। महासागरीय गर्त देख लीजिए, गर्त मतलब खाई। ये महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारे वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। अपने चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा ये 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। ये महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित है। यही कारण है कि ये प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिसमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में एवं 6 हिंद महासागर में पाई जाती है। गर्तों के बारे में भी है, इसको गर्तों के बारे में आपने पढ़ लेना है। फिर लघु कुछ अन्य जो है आकृतियां भी पाई जाती है, उसके बारे में लघु आकृतियां। ऊपर बताए गए महासागरीय अधः स्थल के प्रमुख ऊंचावचों के अतिरिक्त कुछ लघु किंतु महत्वपूर्ण आकृतियां महासागरों के विभिन्न भागों में प्रचुरता में पाई जाती है। मध्य महासागरीय कटक, महासागरों के मध्य में जो कटक पाई जाती है, जो कटकों के भाग होते, जैसे अटलांटिक महासागर के बीच में पाई जाती है। एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है, जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए गए होते हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है तथा इसमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच सकती है। इसका उदाहरण आइसलैंड है, जो मध्य
अटलांटिक कटक का एक भाग है। समुद्री टीले हो सकते हैं, समुद्रों के अंदर टीले हो सकते हैं। यह नकुले शिखर वाला एक पर्वत है जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है किंतु महासागरों के सतह तक नहीं पहुंच पाता। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 3000 से 4500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। एम्पेयर एम्पेयर समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीपों का विस्तार है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। यह याद रखना, एम्पेयर समुद्री टीला पूछ सकता है कहां पर है, तो प्रशांत महासागर हवाई द्वीपों पर है। सबसे सपाट जलमग्न कैनियन, ये गहरी घाटियां हैं जिसमें से कुछ की तुलना कोलोराडो नदी के ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय शेल्फ व ढालों को आर पार काटती नजर आती है। हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है। निगमन द्वीप, कुछ द्वीप होते हैं, उन द्वीपों के बारे में देख लीजिए। यह चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। इन चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्था क्रैमिक अवतलन के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती है। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानन 10,000 से अधिक समुद्री टीले एवं निगमन द्वीप स्थित है। प्रवाल द्वीप, प्रवाल एक जीव होता है, उसके द्वारा बने गए द्वीप, इसको प्रवाल द्वीप कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भीतियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप है जो कि गहरे अवनमन को चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। ये समुद्र का एक भाग मतलब कम गहरा हो सकता है या कभी कभी ये साफ, खारे या बहुत अधिक जल को चारों तरफ से घिरे रहते हैं। आज हम यही पढ़ रहे हैं कि महासागरों की आकृतियां, आपने इनको अच्छी तरह से एक बार रिवीजन कर लेना है।